आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको आचरण की सभ्यता नामक पाठ से गद्यांश पढ़ाने जा रहा हूँ। यह इस चैप्टर का अंतिम गद्यांश है और यह गद्यांश आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है। ध्यान दें, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न ही उसमें विद्रोह है, न जंग का ही नाम निशान है, और न वहाँ कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई वहाँ धनवान है और न कोई निर्धन है। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम तथा एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश के नीचे मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पित खिले जाते हैं और प्रभात हो जाता है। एक बार ध्यान देख लें, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न जंग का ही नाम निशान है और ना ही वहाँ कोई ऊंचा नीचा है, वहाँ कोई धनवान है और न कोई वहाँ निर्धन है, न कोई वहाँ प्रकृति का नाम है और न वहाँ प्रेम का एकता का अखंड राज्य होता है। वहाँ समय आचरण का सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवती खिले जाते हैं और प्रभात हो जाता है। अब ये है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। ध्यान दें, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। इसमें गद्यांश के पाठ का नाम है आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। आप ध्यान दें कि पाठ की जगह लेखक लिख दें, लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह। एक आदि की व्याख्या कीजिए। संकेत देखिए, आप संकेत देखें, इसमें आचरण से लेके न नीचा तक है। इसमें वही हमने लिख दिया है संकेत आचरण की न नीचा है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में आचरण के सच्चे स्वरूप एवं आचरण की सभ्यता की दिव्यता को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में आचरण के सच्चे स्वरूप एवं आचरण की सभ्यता की दिव्यता को व्यक्त करने के लिए क्या प्रयास किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आचरण की सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत आवश्यक है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि आचरण की सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत आवश्यक है। व्याख्या। सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि जिस क्षेत्र में आचरण की सभ्यता विकसित होती है, सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि जिस क्षेत्र में आचरण की सभ्यता विकसित होती है, वहाँ का वातावरण निराला ही होता है। वहाँ का वातावरण निराला होता है। वहाँ पर भौतिक जगत जैसे वातावरण नहीं होता। वहाँ पर भौतिक जगत जैसा वातावरण नहीं होता। भौतिक जगत तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष होते ही रहते हैं, किंतु आचरण सभ्यता के चित्र में इस प्रकार के संघर्ष नहीं होते और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सरपंचों से पर पहुँचे नहीं होती। उसमें तो न विद्रोह और युद्ध स्थान मिलता है और न उसमें ऊंचे की भावना पर आधारित भेदभाव मिलता है, प्रदर्शन होते हैं। दोबारा देखें, सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि जिस क्षेत्र में आचरण की सभ्यता विकसित होती है, वहाँ का वातावरण निराला ही होता है। वहाँ पर भौतिक जगत जैसा वातावरण नहीं होता। वहाँ जगत की भौतिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष होते ही रहते हैं, किंतु आचरण की सभ्यता के चित्र में इस प्रकार के संघर्ष नहीं होते। वहाँ पर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सरपंचों से परे होते हैं, सरपंच से परे होते हैं। उसमें न तो विद्रोह और युद्ध का स्थान मिलता है और न ही उसमें ऊंचे की भावना पर आधारित भेदभाव के दर्शन होते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखें आप। आचरण की सभ्यता का देश निराला क्यों है? आचरण की सभ्यता का देश निराला क्यों है? तो हम लिखेंगे आचरण की सभ्यता का देश निराला है क्योंकि इसमें किसी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कोई संघर्ष नहीं होता और न ही वहाँ पर किसी प्रकार की जातिवाद, जातिगत अथवा आर्थिक भेदभाव होता है। दोबारा देखें,
आचरण की सभ्यता का देश निराला है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कोई संघर्ष नहीं होता, नहीं होता किसी प्रकार की कोई जातिगत अथवा आर्थिक भेदभाव होता है। घ प्रकृति का नाम नहीं, आखिर यह कैसे हो सकता है? प्रकृति का नाम नहीं, आखिर यह कैसे हो सकता है? आप देखें, स्वभाव को प्रकृति भी कहा जाता है, स्वभाव को प्रकृति भी कहा जाता है। आचरण की सभ्यता की विशेषता यही है कि उसमें मनुष्य के भावगत ईर्ष्या, द्वेष और भेदभाव जैसे दोष नहीं होते। मनुष्य के इन स्वभावगत दोषों के अभाव को प्रकृति का नाम नहीं कहकर व्यक्त किया गया है। एक बार दोबारा देखें, स्वभाव को प्रकृति भी कहा जाता है। आचरण की सभ्यता की विशेषता भी सही यही है कि उसमें मनुष्य के स्वभावगत ईर्ष्या, द्वेष और भेदभाव जैसे दोष नहीं होते। मनुष्य के इन स्वभावगत दोषों के अभाव को प्रकृति का नाम नहीं कहकर व्यक्त किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता के संसार में आने की क्या परिणाम होता है? आचरण की सभ्यता के संसार में आने का क्या परिणाम होता है? अब देखिए, इसमें लिखा है, आचरण की सभ्यता के संसार में आने का परिणाम यह होता है, आचरण की सभ्यता का संसार में आने का यह परिणाम होता है कि संसार के सर्वत्र वेदों की, संसार के सर्वत्र यानी सभी वेदों की कल्याणकारी संस्कृति का साम्राज्य, कल्याणकारी संस्कृति का साम्राज्य व्याप्त हो जाता है। कल्याणकारी संस्कृति का साम्राज्य व्याप्त हो जाता है और संपूर्ण संसार आनंद मग्न हो जाता है। एक बार दोबारा देख लें, मैं ये जो क्वेश्चन है ये मैं दोबारा से पढ़ने जा रहा हूँ, आप ध्यान दें। आचरण की सभ्यता का देश निराला है, इसमें क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कोई संघर्ष नहीं होता, नहीं यहाँ पर किसी प्रकार की जातिगत अथवा आर्थिक भेदभाव है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये 4 कहते हैं, स्वभाव को प्रकृति भी कहा जाता है। आचरण की सभ्यता की विशेषता यही है कि उसमें मनुष्य की स्वभावगत ईर्ष्या, द्वेष और भेदभाव जैसे दोष नहीं होते। मनुष्य के इन भावगत दोषों के अभाव को प्रकृति का नाम नहीं कहकर व्यक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, इसका अंतिम क्वेश्चन है, इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, चैप्टर 4। तो इसमें ध्यान दें आप इस क्वेश्चन को, आचरण की सभ्यता के संसार में आने का परिणाम यह होता है। आचरण की सभ्यता के संसार में आने का परिणाम यह होता है कि संसार में सर्वत्र वेदों की कल्याणकारी, संसार में सर्वत्र वेदों की कल्याणकारी संस्कृति का साम्राज्य व्याप्त हो जाता है और संपूर्ण संसार आनंद में हो जाता है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ा हुआ अध्ययन समझ में आता है या अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली सभी नई नई वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप मेरे इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।